हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आपकी यूपी बोर्ड की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। और आज 18 फरवरी दिन रविवार हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं और तैयारियां तो अच्छे से चल ही रही होंगी आपकी। मैंने क्या सोचा कि आप लोगों को 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहते हैं जो क्वेश्चन 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव मेरे मैथ में, मैं तो मैथ की क्लास तुम लोगों को जानते ही होंगे ना, जो भी पढ़ चुके हैं हमसे वो सारे लोग जानते होंगे। और आज जो नहीं पढ़े हैं वो भी जान जाएंगे। एक बार एक क्लास देखिएगा, पूरा पूरा देखिएगा, आपको बेस्ट मिलेगा। आपको 20 नंबर से कम 15 से 20 क्वेश्चन, 15 का मैं तो बोलूँगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरह से जैसे मैं कराने वाला हूँ उसी तरह से मिलने वाले हैं क्वेश्चन में, है ना। बस संख्याओं का इधर उधर रहेगा, बाकी तुम लोग कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं हर क्वेश्चन का, और बस उसको देख के जाना है। और वहाँ पर क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएँ। तुम लोगों का काफ़ी बहुत, मैं तो कहूँगा बहुत फ़ायदा होने वाला है। देख के जाना है आप लोगों को, है ना। और तुम लोगों से पहले वो है कि ये क्लास ना सबके पास जानी चाहिए। जो भी इस बार 10th में यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम मैथ की क्लास है ये, और जो भी बैठने वाला है एग्ज़ाम में उन सबके पास ये वाली क्लास पहुंचनी चाहिए। चलिए टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब करते हैं, तुम लोगों के पास टाइम ज़्यादा बचा भी नहीं है। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो पिछली बार आ भी चुके हैं और आने वाले भी हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते भी हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी। मतलब कह रहा है कि किसी परमेय संख्या कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे कोई सी ले लेते हैं, चलो 2/3 ले लेते हैं हम। ये परमेय संख्या तुम लोग जानते हो अंश बटा हर के रूप में होते हैं, हर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो किसी परमेय संख्या के समतुल्य मतलब समझ लो, इसके समान होना चाहिए, वैल्यू में सेम, है ना। कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं वैल्यू में सेम। अच्छा खुद देखो, इसमें अगर 2 का गुणा ऊपर कर दे 2 का नीचे कर दे तो 4/6 हो जाएगा, लेकिन है तो यही, काट देंगे बाद में, लिख सकते हैं ना। ऐसे जरूरी थोड़ी ना यही, ये भी लिख सकते हैं 3 का गुणा ऊपर 3 का गुणा 6/9 हो सकता है ना। ये है तो सब बराबर ना। तो ऐसे हम 4 का करते हैं, 5 का करते हैं, ऊपर निहंस और हर में गुणा, तो ऐसे बहुत सारी हो सकती है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर वासित कितना हो जाएगा 1। बहुत आसान है ना। हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। अब जैसे दी गई दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी, है ना। दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या तुम लोग जानते हो ना, अभाज्य, भाज्य और अभाज्य तुम लोगों को मैंने बता रखा है। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना। 2 से अधिक, है ना। या आप तुम लोग बोल सकते हो कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या भी होती हैं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। ऐसा नहीं बोलोगे कि जो खुद से कटे और 1 से कटे वो होती है ना। ऐसे तो एक बोलोगे क्या, एक तो 1 से कट रही हो, खुद से भी कट रही है, लेकिन एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। एक ऑप्शन में भी है, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी 0 1 2 या 8। चलो भाई बताओ, तुम लोग भी बताओ क्या होगी दूसरे क्वेश्चन का आंसर। 0 1 अभाज्य संख्या पूछा है ना, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। अब देखो 0 के तो क्या है गुणनखंड पता ही नहीं है, कुछ कंफर्म ही नहीं है। 1 का केवल 1 ही है, और हमने कहा एक अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम केवल और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। ये तो किसका तो केवल 1 ही है गुणनखंड, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, ठीक है ना। 2, अब देखो 2 किस किस से कटेगी, ये 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। चलो ठीक है, ये बात ठीक। 8 क्या है, 8 है क्या, 8 देखो 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, ये 4 से कटेगी और 8 से कटेगी। तो ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का, ये तुम्हारे एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुका है। देखते हैं, कह रहा है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं तुम लोगों को पता होनी चाहिए।
रट लो, नहीं पता है तो आज से क्या है कि हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। पिछली बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार लगातार एग्जाम में पिछली बार भी आया, इससे पिछली बार भी आया है ना। तो सेम क्वेश्चन है 18 25। तुम लोग अब तो अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको रट भी गया होगा 18 25। सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है? सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो जिनका मासा, इनका इंग्लिश वाले भी जानते हैं, जिनका SCF 1 होता है। SCF मतलब समझ मासा, मतलब इनमें से देखा जाए तो सबसे कम जो कॉमन आए वो 1 है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हमारे साथ बोलोगे तुम लोग भी, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 18 25, देखो अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले इधर चलते हैं। इधर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ 31 ले सकते हैं, 31 या 93, 31 से कम 31, ये ऑप्शन तो नहीं है। हमने कहा केवल और केवल कितना होना चाहिए? 1 कॉमन होना चाहिए, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना? यहाँ से भी 7 दिख रहा है हमें, 7 और 21 से 7 एकम 7 7 कि तो ये भी ऑप्शन नहीं है, हमारा गलत हो गया। अब यहाँ देखो 5 यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, 5 5 एकम 5 5 3 15, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, ये भी आंसर हमारा नहीं। अब 18 25 हमें दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ रहा है केवल, तो इसका मासा 1 है, तो यही हमारा आंसर भी आ जाएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोग हमारे पास, है ना। आगे कराने से पहले तुम लोगों से पहले बोलना चाहूँगा, जो भी लाइक नहीं किए हैं ना अभी भी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारी वीडियो आप लोगों के पास आ सकें। बहुत सारा कंटेंट मैं देने वाला हूँ। ऐसा है ना कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैंने सोच रहा हूँ कि पहले एग्ज़ाम की तैयारी करा देता हूँ, उसके बाद से मैं 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक भी मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तुम लोग जो भी तुम्हारे भाई बहन हो बता रहे ना कि आकाश सर के यहाँ अब फ्री में चलने वाले ही सारी क्लासें, ठीक है ना। और पूरा सिलेबस मैं फ्री में ही कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बता देना, उन लोगों को भी शेयर कर देना। चलिए पहले शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। आधी जुड़ गई। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो √m² + n² बराबर का मान है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं पिछली कक्षाओं में, पिछले पेपरों में, एग्जामों में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो क्या है कि एक बार जरूर देख के जाएं, ये है ना। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इसीलिए, है ना, कि ये क्वेश्चन क्या है रिपीट होते हैं क्वेश्चन रिपीट। तो देख के जाइएगा जरूर, आप लोगों का फ़ायदा होने वाला। m बराबर 5 दे रखा है, n बराबर m+7, तो यहीं से देखो ना n का मान यहीं रख देते हैं तो n बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5 + 7 मतलब 7 5 12, ठीक है। तो बस n भी पता हो गया और m भी पता हो गया, है ना। तो रख देते हैं यहाँ √m² + n² का मान पता करना ना। m² मतलब 5 का स्क्वायर, n² मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको जोड़ोगे तो आएगा 169। जोड़ के देख लेना भाई, मुझे तो आदत हो गई है ट्रिपलेट की, इसलिए मैं सीधा जोड़ देता हूँ। 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया ना बहुत आसानी से, ठीक है, कर लोगे ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी संख्या का 1/3, कोई संख्या है उसका 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी 21 है, 42 है, 63 है, 84। वैसे तो ये ऐसे हो जाएगा ऑप्शन से कि किसी का भी 1/3 करके देख लो, 21 के बराबर जो आ जाए वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, है ना। वैसे देखना चाहो तो किसी संख्या मान ली हमने x, उसका 1/3 मतलब x/3 कितने के बराबर है? 21 के बराबर, तो वह संख्या होगी x बराबर हो जाएगी 21 × 3 मतलब 21 × 63 आंसर। कितने ईजी क्वेश्चन है, आसानी से हो रहा है ना, आसानी से हो गया ना। अब देखें अगला क्वेश्चन, आया ना समझ में, बता दे रहा है ना कैसी, और बाद में बताएंगे ज़रूर कि क्लास कैसी थी, है ना। हाँ ठीक है, देखते जाए। 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। मतलब कि 2 संख्याएं उनको जोड़ने पर हमें 8 मिल रहा है और घटाने पर 2 मिल रहा है।
तो भाई संख्याएं होंगी। बहुत आसानी से ऑप्शन से देख लो। अच्छा 6 और 2 8 होता है, ठीक है बात है। 6 में से 2 घटाओगे 4 आता है, यहाँ तो 2 है, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ देखें 5 और 3 8 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। 5 में से 3 घटाएंगे तो बिल्कुल सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। और तुम्हें कैसे करोगे, तुम्हें पता है तुम लोग क्या करोगे, मानोगे वो संख्या x तथा y है ना, ये सब वगैरह वगैरह, तो x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, इसको सॉल्व कर लेना, तब भी आंसर तुम्हारा कौन सा आने वाला है, 5 और 3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है ना। मैं तो स्मार्ट क्लास, चलिए ये तुम्हारी तो स्मार्ट, थोड़ा तो स्मार्ट बनना ही है ना, सीधा ऑप्शन से। यहाँ देख जरूर लेना पे एग्जाम में, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनना है तो एक बार ऑप्शन जरूर देख लेना, है ना, तुम लोगों के लिए ये ठीक है। अब समीकरण ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो y बराबर 0 तो एक दिख ही रहा है कि हल है, y बराबर 0 रख देंगे यहाँ पर, तो x का मान आ जाएगा, देखोगे तो y बराबर 0 तो 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर 6 आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से काटोगे तो 3 दूना 6, तो मतलब x बराबर 2 आ गया, नहीं तो 0 और 2, 2,0, ठीक है ना। x और y का रखेंगे बाद में, तो 2,0 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 0,2 नहीं, ये यहाँ पर x का मान है, ये y का मान है ना, ये बना होगा आई थिंक। x पर कितना है 2 और y पर 0, क्लियर है। हाँ अब क्या है कि 2000 सेशन में आगे से बढ़ने से पहले तुम लोग शेयर करो एक बार जोर से, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। सही होगा। चलिए देखें सेशन का 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है कि यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। मतलब 1/x² - 2 बराबर दिया है तुम्हें 1/7, ठीक है ना। कैंची गुणा करते हैं हम लोग, तो x² - 2 = आ जाएगा हमारा 7। इधर 2 माइनस का है तो इधर आ जाएगा हमारा प्लस का, तो x² बराबर आ जाएगा 7 और 2 9, तो x बराबर आ जाएगा +-3। कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। तो एक बार लगा के ज़रूर जाइएगा और पूरी क्लास देख के जाइएगा और शेयर करते रहिए, तुम लोगों का बनता है। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान हमें ज्ञात करना है। देखो हमसे कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है x² + 2x - p बराबर 0, इसका एक मूल -2 है। मूल हमने तुम्हें बताया कि शून्य या मूल एक ही बात होती है। अब इसका ये मूल है तो इसको ये सेटिस्फाई भी करेगा, तो मतलब कि x बराबर -2 रखेंगे तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है ना। -2 रखेंगे तो रख दिया हमने, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 का गुणा 2 में करेंगे, -4 हो जाएगा, -p = 0। 4 से 4 कट जाएगा, p का मान तुम्हारा बचता है हमारा 0 ऑप्शन में भी है, तो हमारा सही आंसर हो जाता है p बराबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। देखते हैं। ये कह रहा है कि 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल, हमने तुम लोगों को बता रखा है मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है ना। तो बता देता हूँ। यदि द्विघात समीकरण x² - ax² + bx + c बराबर 0 हो, ठीक है ना, bx बराबर 0 हो द्विघात समीकरण, तब मूलों का, यदि मूल अल्फा बीटा होते हैं तो मूलों का योगफल होता है -b/a और उनके मूलों का गुणनफल होता है c/a। तुमसे पूछा है मूलों का योगफल, ध्यान देना है अगर ये द्विघात समीकरण होती है तब, वरना अगर ये चेंज भी कर देता है क्वेश्चन कभी कभी bx + ax² मुझे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसे याद करना तुम लोग। मैं तो कहूँगा कि x का गुणांक होगा वो बटे -x का गुणांक बटे
ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। और ऐसे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे याद करना, हिंदी में याद करना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी ये, ठीक है ना। तो माइनस बी बटा ए निकालना है तुम लोगों को। तो देखो भाई माइनस बी कितना है यहाँ पर -3 बटा ए कितना है प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा +3 बटा, कितनी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट राइट आंसर है। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल हैं, मतलब कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति से आ गया क्वेश्चन, है ना। तुम्हारा द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0, इसके मूलों की प्रकृति बतानी। उसके लिए तुम्हें हमने बताया कि विभक्त कर डी निकालना आना चाहिए, है ना। लास्ट क्लास में भी बता रखा है हमने, नहीं देखी है तो देख लो जाके एक बार, वो वाले भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। एक बार सारी क्लासें अब तो देख लोगे ना, पास तो हो ही जाओगे। सारी क्लास है ही क्या, 2-3 से क्लास, 3-4 से क्लास होंगी, कम से कम 3 या 4 ही क्लासें होंगी। एक बार प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लें आप लोग, ठीक है। बी विभक्त कर होता है b² - 4ac, ठीक है ना। इसको निकालेंगे सबसे पहले। b² मतलब b का मान है -4, उसका स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान है 2 और c का मान है 1, ठीक है। -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16, -4 दूना 8, तो आएगा प्लस का 8। हमने तुम लोगों को बता रखा है कि 8 जो आया है वो 0 से बड़ा है, मतलब कि b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हमारा b² - 4ac का मान बराबर 0 आता है तो होंगे मूल हमारे वास्तविक और बराबर, ठीक है ना। और यदि हमारा b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनना, ठीक है। ये भी हो सकता है, यहाँ ऑप्शन बेस्ट रहेगा, नन ऑफ दिस बना लो इसको, है ना। कोई नहीं, वास्तविक तो तुम बोलोगे ना, ये भी वास्तविक ही है, वैसे ऑप्शन सही है, कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस सीरीज में अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा, ठीक है ना। समांतर श्रेणी का 30वां पद पूछा है। तो AP का मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। अब देखो प्रथम पद होता है A बराबर तुम्हें दिया है 10, और सारवंतर होता है D, मतलब कि दूसरे पद से पहला पद घटा दो, चाहे तीसरे पद से दूसरा पद घटा दो, वही तुम्हारा श्रेणी का सारवंतर होता है। 7 से 10 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -3 तुम्हारा, ठीक है। तो 30वां पद पूछा है, मतलब A30 पूछा है। समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसका सारवंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर A है और सारवंतर D है तो श्रेणी क्या होगी, पहला पद होगा A, दूसरा पद A + D, तीसरा पद होगा A + 2D, चौथा पद होगा A + 3D, 10वां पद होगा A + 9D और 20वां पद होगा A + 19D, है ना। nवां पद होगा A + n - 1 × D, मतलब एक कम करके D करना है ना। A30 का क्या हो जाएगा, A + 29D, ठीक है ना। A का मान तुम्हें पता है, D का मान तुम्हें पता है -3 है, तो इसको कर दो भाई। 19 3 9 3 27, 2 3 2 6 2 8 हो जाएगा। तो माइनस का बचेगा तुम्हारा 77 है ऑप्शन में, देखो ऑप्शन हो जाएगा, ईजी है ना। बाकी समांतर श्रेणी पढ़ा रखी, थोड़ा बहुत पढ़ लेना तुम लोग, है ना। उस AP का सारवंतर क्या है जिसमें A18 - A14 बराबर 32 दे रखा है, मतलब A18 और A14 बराबर 32 दे रखा है तुम्हें। इसका तुम्हें बताना है कि सारवंतर क्या होगा, 8 होगा कि -8 होगा, -4 होगा कि 4 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमने तुम्हें बताया A18 मतलब A + 17D हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा A + 13D हो जाएगा, बराबर दे रखा है 32, है ना। इसको देखो माइनस हटाएंगे तो A + 17D माइनस का A माइनस का 13D = 32। A से A गया, 17D से 13D घटाओगे तो 4D बराबर 32,
तो 4 अट्ठे 32 मतलब डी बराबर 8 है क्या ऑप्शन में, देख लो भाई। हाँ पहला ही ऑप्शन है, यही तुम्हारा सही भी हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से करने के क्वेश्चन है ना। एक बार देखें ज़रूर, अच्छे पूरी वीडियो देखें, ये पूरी क्लास देखनी है तुम लोगों को, बहुत फ़ायदा होने जाना है, मैं अभी से कह रहा हूँ। ठीक है ना, और शेयर भी करते रहें, और लाइक, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, ज़्यादातर तो सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के ले रखे हैं। तो क्या है कि इसी तरह का पेपर भी आने वाला है, तो ये क्वेश्चन लगा के जाइए। कह रहा है कि दो आकृतियाँ जिनकी आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है समान आकृतियाँ, दूसरा कह रहा है समरूप आकृतियाँ, तीसरा कह रहा है सममित आकृतियाँ और चौथा कह रहा है सर्वांगसम आकृतियाँ। देखो, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो, मतलब देखने में क्या हो, एक जैसे हो, देखने में तो एक जैसे लेकिन अमाप समान ना हो, मतलब हाइट हो गई, ऊंचाई होगी, दूरी होगी, शायद लंबाई चौड़ाई वगैरह, ये हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे हों। जैसे मान लो कि एक छोटा है एक बड़ा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक जैसे हों, मतलब ये छोटा है तो वो भी बिल्कुल छोटा जितना है उतने में, ये ज़रूरी नहीं है। तो देखने में लेकिन क्या है, इनके आकार समान हो, देखने में एक जैसे हों। ये हमने तुम्हें क्या बता रखा है, ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, हमारी समरूप आकृतियाँ। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जानते हो ना, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कि भुजा 2a जिसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। तुम लोगों को हमने बता रखा है शीर्षलंब की लंबाई का सूत्र होता है तुम्हारा h बराबर √3/2 गुणा भुजा, है ना। ये हमने तुम्हें ऑफलाइन तो बता ही रखा है, नहीं तुम लोग भी जान लो। h बराबर सीधा रखोगे, याद है ना, इतना लंबा चौड़ा सवाल कौन करेगा, है ना। करने के लिए कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय 2 से 2 कट जाएगा, मतलब √3a अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा √3a, मतलब a√3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। चलिए एक बार जोर से शेयर कर देंगे सारे लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या कह रहा है, चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेशन में, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। अच्छा देखो, तुम लोग फिगर थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इधर एक्स का धनात्मक होगा, 1 2 3 4 मान लेते हैं, 3 कोमा मतलब 3 चलना, एक्स पर -3, तो इधर चलेंगे 1 2 3, मान लिया -3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और 4 चलना है धनात्मक, मतलब ऊपर प्लस का, 1 2 3 4, यहाँ कहीं होगा जाके पॉइंट 3,4, है ना। तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी देखोगे तो कितनी होगी एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष तुम्हारी ये है, एक्स अक्ष से देखो न्यूनतम ही दूरी पूछोगे तो 4 होगी ना। एक्स अक्ष पर बाई का मान देखा क्या होता है 0, लेकिन एक्स अक्ष से यहाँ पर क्या होगा, बाई बराबर ये 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4। ध्यान रखोगे शॉर्ट ट्रिक में एक्स अक्ष पर पूछेगा तो जो भी वाई निर्देशांक होगा वो आंसर तुम्हारा, और वाई अक्ष पर अगर पूछेगा तो जो भी एक्स का निर्देशांक होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी सूत्र तुम लोगों को याद होगा, न याद नहीं है तो एक बार लिख लो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है भाई, d बराबर, तो मूल बिंदु तुम लोग जानते हो क्या होता है 0,0। ठीक है, इससे ये घटाएंगे, 3 से 0 घटाएंगे मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 4 से 0 घटाएंगे तो मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 25, मतलब कि ±5, लेकिन प्लस माइनस का हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखें अगला क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है सेशन में। बिंदु x, y और -x, y के बीच की दूरी, फिर से वही सूत्र लगाना है। देख लो भाई, x की जगह पे है x -
माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब y माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा y का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा 2, बचेगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द, नहीं ए नहीं है, अंडर रूट नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन भी देख के चलना है। ठीक है, ए नहीं है, अंडर रूट नहीं है ना, अंडर रूट में आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यदि दे रखा है कि tan थीटा बराबर 8/15, हम लोगों ने पढ़ रखा है लाल बटा कक्का, है ना, लास्ट क्लासों में नहीं देखा है तो देख लें भाई। अभी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है तो जल्दी से जल्दी कराना है। अब काफ़ी पूरा किताब बुक का कराने हैं सारे क्वेश्चन, तो जल्दी से कराने पड़ेंगे। टाइम भी थोड़ा कम है ना, 12 तो बच गए वैसे ही। चलिए देखते हैं। tan थीटा लाल बटा कक्का होता है लंब बटा आधार। ठीक है ना, तुम्हें क्या चाहिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तुम्हारा होता है, याद होना चाहिए, लाल बटा कक्का, मतलब कि साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। देखो चाहो तो हम बना सकते हैं फिगर, लेकिन हमें पता है कि ये जो लंब है नीचे हमेशा 8 रहने वाला है। ऑप्शन देखेंगे यहीं से मार देंगे, 8 इसके हैं नहीं है, इसके है अपॉन में नहीं है, इसके है नहीं है, एक ही ऑप्शन में। अब चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लो, फिगर बना लो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी थोड़ा स्मार्ट सोचना है तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना पेपर को ना। 3 घंटे का पेपर, यकीन मानो तुम लोग 2 से 2.5 घंटे में पूरा करके बैठे रहोगे और बगल वालों को भी करा रहे होगे। इधर हाँ देख लो भाई, मैंने भी कर लिया, इसका ये है, इसका ये मार के आओ। तो मैं बता रहा हूँ जोश कम नहीं होना चाहिए, क्लास को पूरा देखना है। चलिए सेशन में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए देखते हैं सेशन में अगला क्वेश्चन 20 नंबर हमारा क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना, का मान होगा। देखो एक क्वेश्चन हमने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि टेबल से तो आने वाला है ही। टेबल जिसने याद नहीं कर रखी है अभी भी, तो जाके मेरी वीडियो देख ले, टेबल याद हो जाएगी, है ना। 4 मिनट की वीडियो रखी है, ट्रिक के साथ दे रखी है, एक बार देख लें जाके। ये दे रखा है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। साइन 60 का मान तुम लोगों को पता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करना है, माइनस साइन 30 का मान तुम लोगों को पता है 1/2 इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। 3 में से घर समान है, 3 से 1 घटा दोगे 2/4, मतलब कि 1/2 तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन में क्या बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि 9, यहाँ से 9 कॉमन लोगे अगर हम, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचता है, जो हमने तुम लोगों को पढ़ा रखा है। इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा 9, है ना। 3 फॉर्मूले हैं, याद रखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो सबको याद हो जाता है। दूसरा क्या है, यही वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा एक और है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन पे से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिज्यखंड। हाँ त्रिज्यखंड आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई क्षेत्रफल नहीं है, कोई बुक में तुम्हारे क्षेत्रफल को दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पर चाप की लंबाई देख पूछा है ना। चाप की लंबाई तुम लोगों को जानते हो, जैसे कि θ/360 इंटू 2πr तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। अब देखेंगे भाई ऑप्शन में θ/, ये 180 है, यह है नहीं मामला, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, θ/180 πr², मतलब 2 से अगर हम काटते भी हैं 180, ठीक है, मामला यहीं पे हो जाएगा। πr² है भाई, स्क्वायर नहीं है, केवल r है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन तुम्हारा कट जाएगा भाई। देखो θ/360 ठीक है, 2πr यार, यही तो ऑप्शन है तुम्हारा,
ये ऑप्शन फिर थीटा बटे 360 होता नहीं है, घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, याद रखना है तुम्हें ये फॉर्मूला। अब कह रहा है कि व्यास 1/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास की आधी होती, 1/2 का आधा करोगे तो फिर से 1/2 कर दोगे तो मतलब r हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। त्रिज्या होगी 1/4 वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। हमने तुम्हें फॉर्मूले बहुत अच्छे से करा रखे हैं, क्लास देख लेना, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो एक आना ही आना है। अब बाकी तुम्हारी इच्छा है, एक बार देख एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, ठीक है ना। तुम लोग अच्छा जाते हो, 6 नंबर का रहता है यहाँ से क्वेश्चन, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, ठीक है ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², तो मान रखते हैं 3 पाई में ही है, ठीक है। r का मान आया 1/4 गुणा 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए भाई, और सांख्यिकी हमने करा रखी है, एक पूरी वीडियो दे रखी है लॉन्ग में, वहाँ से तुम लोगों को पढ़ना है। और मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत लगती है क्लास में, तुम लोगों का बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अच्छे से और शेयर करें बहुत अच्छे से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से शेयर करें। और तुम लोगों को बनता है शेयर करते रहें। और क्या कहते हैं कि और जो तुम लोगों ने वीडियो नहीं दे रखी है सांख्यिकी और उसकी करा रखी है ना, मैंने सारे टॉपिक करा रखे हैं, और तुम लोग बताओगे कि क्लास कैसी है ना। और जो भी तुम्हारे डाउट्स रहते हैं वहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा सबका। और जो भी नए बच्चे हैं उनसे भी बोल देना है कि आकाश सर की इस बार से सेशन जैसे एग्ज़ाम तुम लोगों के ख़त्म होते हैं वहाँ से फर्स्ट चैप्टर से चैप्टर वाइज पूरा कराने वाला हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में सब कुछ कराने वाला हूँ। तो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि क्या है कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए कि आज आकाश सर की ये क्लास होने वाली है। लाइव भी आने वाला हूँ बहुत जल्द, तुम लोगों के अच्छे से रही रेस्पॉन्स रहता है। तो क्या है कि चलिए पेपर दीजिए आप लोगों का अच्छे से, मैं यही कहता हूँ कि बहुत अच्छे से पेपर दे के आएँ आप लोग, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क के आए मैथ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।